हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में आज एक नया सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने ओपन किया है सर्कुलर नंबर 17 जो कि आज 29 सितंबर को इशू किया गया है। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है अंडर सेक्शन 194O सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें बताया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक इंसर्ट किया है नया सेक्शन 194O इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस सेक्शन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ये सेक्शन आपको अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। विच मैंडेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है शल डिडक्ट इनकम टैक्स एट रेट ऑफ 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ बोथ फैसिलिटेड थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सेल करते हैं तो वो आपका 1% TDS डिडक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। However, exemption from said section have been provided in case of certain individual or HUF fulfilling specified condition. However, कुछ इंडिविजुअल या HUF को यहाँ पे कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है। The deduction is required to be made at the time of credit of the amount of such sale or service or both to the account of e-commerce participant or at the time of payment whichever is earlier. तो जैसे ही वो अपने अकाउंट में उसकी एंट्री करेगा या आपको पेमेंट करेगा, जो भी अर्लियर होगा वो आपका TDS डिडक्ट कर लेगा। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक और सेक्शन इंसर्ट किया गया है 206C1H जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से बीइंग अ सेलर रिसीविंग एन अमाउंट एज ए कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स of the value or aggregate of value exceeding 50 lakh in previous year to collect tax from a buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax। तो बीइंग अ सेलर अगर आप रिसीव कर रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा किसी बायर से, कौन से सेलर, किस केस में ये एप्लीकेबल होगा? अगर आपका प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का होगा। ये सेक्शन भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो दोस्तों, वही ये कह रहा है कि बीइंग अ सेलर अगर आप रिसीव कर रहे हैं 50 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट बायर से तो आप 0.1% TCS कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस पर आपने कलेक्ट करना है? 50 लाख से ऊपर की जो भी अमाउंट होगी। मान लीजिए 60 लाख की सेल है तो 50 से ऊपर जो भी अमाउंट है 10 लाख, उस पर आपने TCS कलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। द कलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे उस टाइम पर आपको ये कलेक्शन करनी है। तो ये चीज़ें मैंने अपनी एक वीडियो में भी आपको क्लियर की थी क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी कि इनवॉइस इशू के टाइम पर जो है TCS कलेक्ट करना है या कब करना है। जब आप रिसीव करेंगे पेमेंट तब आपको कलेक्ट करना है। Subsection 4 of Section 194O and Subsection 1 of 206C of the Act empowers the Board with the approval of central government to issue guideline for the purpose of removal of difficulty। तो इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो यहाँ पे रिमूव की गई है इस सर्कुलर के थ्रू। Various representation have been received by Board for issuing guidelines for removing of certain difficulties। तो काफ़ी सारी जो है रिप्रेजेंटेशन आई थी बोर्ड के पास कि कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, जो है समझने में, वो आप यहाँ पे क्लियर कीजिए। Applicability on transaction carried through various exchanges. It has been represented that there are practical difficulty in implementing the provision of TDS and TCS contained in Section 194O and Section 1H of Section 206 in case of certain exchanges and clearing corporation. It has been stated that sometime in these transactions there is no one-to-one contract between buyer and seller। तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी कुछ एक्सचेंजेस पर या क्लियरिंग जो कॉरपोरेशंस है वहाँ पे इन सेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि 1-to-1 कॉन्टैक्ट जो है बायर और सेलर का नहीं होता है। तो इन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए it is provided that provision of Section 194O and Section 1H of 206 shall not be applicable। तो ये सेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे? ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी कमोडिटीज़ विच आर ट्रेडेड थ्रू recognized stock exchange or cleared and settled by recognized clearing corporation, including recognized stock exchange or clearing corporations located in international finance service center, and transaction in electricity, renewable energy certificates, energy saving certificate traded through power exchange registered in accordance with regulation 21 of CERC।
तो यहाँ पे जो ये है एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑन पेमेंट गेटवे। इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन द पेमेंट्स आर जनरली फैसिलिटेड बाय पेमेंट गेटवेज के थ्रू ही हमारी जो पेमेंट्स है वो होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड दैट इन दीज ट्रांजेक्शन there may be applicability of section 194 or twice, that is when an e-commerce operator who is facilitating sale of goods or provision of service or both and once on payment gateway who also happen to qualify as e-commerce operator for facilitating service। तो इस चीज़ को उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया है जो हम समझेंगे। अ बायर बाय गुड्स वर्थ ₹1 लाख ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट XYZ। अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट XYZ से गुड परचेज करते हैं, ही मेक्स पेमेंट ऑफ ₹1 लाख थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ABC। तो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो वहाँ पे आपको ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के, आप वहाँ से पे कर रहे हैं। ऑन दीज फैक्ट्स लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194O मे फॉल बोथ ऑन XYZ एंड ABC। अब ये जो सेक्शन 194 कहता है कि एट द टाइम ऑफ जो पेमेंट के टाइम आप TDS डिडक्ट करेंगे, तो ये जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी आ रही है एप्लीकेबिलिटी, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं वो लग रहा है कि उसको भी डिडक्ट करना है टैक्स। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस difficulties is provided that payment gateway will not be required to deduct tax under 194O of the Act on Transaction। तो वो पेमेंट गेटवे जो है उसको डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं है, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर की है। इफ़ टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट ऑन द सेम ट्रांजैक्शन, हैंस इन द अबव एग्जाम्पल अगर XYZ ने डिडक्ट कर लिया है टैक्स, तो ABC जो कि हमारे पेमेंट गेटवेज होते हैं उनको टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इन्होंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। It has been represented that insurance agents or insurance aggregator in many cases have not involvement in transaction between insurance company and buyer for subsequent year, and it has been represented that in subsequent year the liability to deduct tax may arise on insurance agent or insurance aggregator even if the transaction have been completed directly with the insurance company। So there may be result into hardship for insurance agent and एग्रीगेटर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट्स और एग्रीगेटर्स के ऊपर भी जो बर्डन आ रहा है, क्योंकि बाद में जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो बायर का 1-to-1 कॉन्टैक्ट रहता है, तो इस चीज़ को भी उन्होंने यहाँ पे रिमूव किया है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इन ईयर सब्सिक्वेंट टू फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स आते हैं, इफ़ द इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड बायर, ऐसे केसेस में ही वुड नॉट बी लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194O ऑफ द एक्ट फॉर दो सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो बाद के जो ईयर्स है जहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट या एग्रीगेटर का जो है कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, तो उन ईयर्स में जो इंश्योरेंस एजेंट या एग्रीगेटर है उन्हें TDS डिडक्ट नहीं करना है सेक्शन 194O के अंदर। द इंश्योरेंस कंपनी जो होगी शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन कमीशन पेमेंट इफ एनी मेड टू द इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर फॉर दो सब्सिक्वेंट ईयर अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो बाद के ईयर्स हैं इंश्योरेंस कंपनी ही डिडक्ट करेगी। कैलकुलेशन थ्रेशोल्ड के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की गई हैं। सिंस बोथ ऑफ द सेक्शन 194O एंड सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से आने वाले हैं, इट वाज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई हाउ द थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड शैल बी कंप्यूटेड। तो किस तरीके से कंप्यूट होगी वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 5 लाख रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल HUF being e-commerce participant who has furnished his PAN and आधार, तो इंडिविजुअल एंड HUF जिनकी 5 लाख तक की जो है सेल है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो उनको एग्जम्प्ट किया गया है TDS से। तो जो थ्रेशोल्ड है इसकी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल ऑफ सर्विस और बोथ फॉर ट्रिगरिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 190 शैल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से काउंट किया जाएगा। जो भी अमाउंट होगा सेल एंड सर्विस, इफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस ऑफ बोथ फैसिलिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इंक्लूडिंग द पीरियड अप टू 30 सितंबर 2020, तो 30 सितंबर तक का भी पीरियड उस सेल कैलकुलेशन में इंक्लूड किया गया है। इन रिलेशन टू सच इंडिविजुअल HUF एक्सीड 5 लाख रुपीज़, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194O शैल अप्लाई ऑन एनी सम क्रेडिटेड और पेड आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। तो अगर जो है
30 सितंबर तक का आपका जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर आपका वो 5 लाख से ज़्यादा आएगा तो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, आप पर भी सेक्शन 194 ओ के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 2061H अप्लाइज ऑन द रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन। जब आपको रिसिप्ट होगा, द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से पहले जो आपको सेल कंसिडरेशन रिसीव हुई है उन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। It would be applied on all the sale condition including advance receipt for sale received on or after 1st October 2020 even if sale were carried out before 1st October 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ज़्यादातर क्वेरी आ रही थी। भले ही आपने सेल 1 अक्टूबर से पहले कर दी हो, लेकिन आपको रिसिप्ट अगर 1 अक्टूबर के बाद हो रही है तो फिर ये जो सेक्शन है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। Threshold of 50 lakh rupees with respect to previous year calculation of receipt of sale consideration for triggering TCS under subsection 1H of section 206 shall be computed from 1st April 2020। तो ये 50 लाख रुपीज़ की जो रिसिप्ट की अमाउंट है ये भी 1 अप्रैल 2020 से जो है कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। पर्सन बीइंग अ सेलर हैज़ रिसीव्ड 50 lakhs or more up to 30th September from a buyer, the TCS shall apply on all the receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October from such buyer। तो 1 अप्रैल से ये काउंटिंग जो है शुरू होगी। अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है रिसिप्ट 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, तो 1 अक्टूबर के बाद आपको उस जो भी रिसिप्ट होगी उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। तो वही चीज़ इन्होंने कही है, इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी रिसीव 50 लाख अप टू 30th September from a buyer, TCS shall apply on receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October from such buyer। Now applicability to sale of motor vehicle, the provision of subsection 1F of 206 apply to the sale of motor vehicle of value exceeding 10 lakh rupees। Subsection 1H of 206 of the Act exclude from its applicability of goods covered under subsection 1F। It has been requested to clarify whether all motor vehicles are excluded from the applicability of subsection 1H of section 206। तो मोटर व्हीकल्स पर जो 1F के अंदर TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो बोल रहे हैं कि क्या 1H में जो है एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स एप्लीकेबिलिटी गुड्स कवर्ड अंडर 1F। तो अगर आप गुड्स 1F के अंदर सेक्शन 1F के अंदर कवर हो रही हैं तो क्या उन्हें जो 1H है उसमें एक्सक्लूड किया गया है, तो उसी चीज़ को इन्होंने क्लैरिफाई किया है। इट मे बी नोटेड दैट द स्कोप ऑफ सबसेक्शन 1H एंड 1F दोनों ही सेक्शंस का जो स्कोप है वो डिफरेंट है। वाइल सेक्शन 1F इज़ बेस्ड ऑन सिंगल सेल ऑफ मोटर व्हीकल, सेक्शन 1H इज़ फॉर रिसिप्ट अबव ₹50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगेंस्ट एग्रीगेट सेल ऑफ गुड। तो सेक्शन 1F कहता है कि सिंगल सेल अगर आपकी मोटर व्हीकल की एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़ होगी, लेकिन सेक्शन 1H क्या कहता है, अगर आप किसी बायर से 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो दोनों ही सेक्शन अलग हैं। वाइल सबसेक्शन 1F इज़ फॉर सेल ऑफ कंज्यूमर ओनली नॉट टू डीलर, 1H इज़ फॉर ऑल दी सेल अबव द थ्रेशोल्ड। सेक्शन 1F कहता है अगर आप कंज्यूमर को सेल करेंगे नॉट द डीलर तब वो एप्लीकेबल है, लेकिन 1H कह रहा है कि जो भी आपकी सेल हो, ऑल सेल, सभी सेल्स पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस डिफ़िकल्टी को क्लियर किया गया है। रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर अ डीलर्स would be subject to TCS under 1H of the Act if sale are not subjected to TCS under 1F of section 206 of the Act। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो सेल कंसिडरेशन किसी डीलर से रिसीव होगी तो 1H के अंदर उसमें TCS जो है कलेक्ट होगा अगर 1F के अंदर वो सेल एग्जम्प्ट होगी। In case of sale to customer, receipt of sale consideration for sale of motor vehicle of value of 10 lakh or less to a buyer would subject to TCS under section 1H if receipt of sale consideration during the previous year exceed 50 lakh rupees। तो मान लीजिए 1F के अंदर अगर आप बच भी गए हैं कि आपकी जो है इन केस अगर आप सेल कर रहे हैं और रिसिप्ट है उस मोटर व्हीकल की 10 लाख और लेस टू अ बायर, तो उसको 1H के अंदर कवर किया गया है अगर आपकी रिसिप्ट उस बायर से 50 लाख से ज़्यादा है।
तो इन चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया है। इन केस ऑफ सेल टू कंज्यूमर, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू। तो ये चीज़ क्लियर कर दी है कि 1F में अगर आपकी सेल जो है 1F में अगर आप कवर हो रहे हैं, देन रिसिप्ट अगर आपकी 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो 1H के अंदर नहीं आपका TCS कलेक्ट होगा। अगर आप 1F के अंदर जो है आपका TCS कलेक्ट किया जा रहा है। इन केस ऑफ सेल टू कंज्यूमर, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू TCS अंडर 1H। Adjustment of sale return, discount of indirect tax. It is requested to clarify whether adjustment is required to be made for sale return, discount or indirect tax including GST for the purpose of collection of tax under subsection 1H of section। तो clarify किया गया है no adjustment on account of sale return or discount or indirect tax including GST is required to be made for collection of tax। तो कोई adjustment आपको नहीं करनी है, no adjustment on account और ऑफ सेल रिटर्न, डिस्काउंट या इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे वो GST है, कोई एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी है। फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइन, it is requested to clarify if the provision of subsection 1H shall apply on fuel supply to non-resident airlines at airport in India. It is provided that provision shall not apply on sale consideration received for fuel supply to non-resident airlines। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज आ रही थी निकल करके, वो सारी इस सर्कुलर के थ्रू यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी।